मालविका, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आज कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात करेंगे कैसे साइबर संकट की, जिसने देश ही नहीं दुनिया को एक झटके में ऑफलाइन कर लिया। दरअसल आज दोपहर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में एक अपडेट हुआ और आधी दुनिया में कोहराम मच गया। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, स्टॉक मार्केट में कामकाज बंद हो गया, बैंक से लेकर टीवी चैनलों तक में खलबली मच गई। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में आई परेशानी का रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से डायरेक्ट कनेक्शन भी निकला है। तो क्या है ये साइबर अटैक? तो नहीं है, ये शंका जताई जा रही है। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में देखिए किसने किया आधी दुनिया को एक झटके में ऑफलाइन। घंटे तक किसने किया दुनिया को ऑफलाइन? क्राउड स्ट्राइक का रूस से कनेक्शन क्या निकला? क्यों अचानक दिखी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ? माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हुआ या किया गया? उन्नीस जुलाई शुक्रवार की दोपहर अचानक दुनिया ठप हो गई। एयरलाइंस के कामकाज पर ब्रेक लग गया, स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया, बैंकों में अफरा तफरी मच गई, टीवी चैनलों की दुनिया में नीला अंधेरा छा गया। कई देशों की बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों के होश उड़ गए, क्योंकि सब जगह सिस्टम में ये नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी, जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं, जिसके चलते दुनिया भर में कोहराम मचा रहा। क्राउड स्ट्राइक से अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों में करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। ब्रिटेन में कई चैनलों का प्रसारण रुका रहा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज प्रभावित हुआ। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं ठप हो गई। हड़कंप तो मचना था, मचा भी। भारत में एयरपोर्ट पर क्राउड स्ट्राइक के बाद की तस्वीर हैरान करने वाली थी। सभी यात्री हलकान हुए, परेशान दिखे। अफरा तफरी के बीच न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर ने एयरपोर्ट के भीतर लोगों से उनका हाल चाल जाना। तस्वीरें ही एयरपोर्ट की दिखाती हूँ कि इस वक्त क्या हालात हैं। इस तरफ आप देखें जरा, ये स्पाइस जेट का काउंटर है और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जूम कर पाऊँ तो आपको यहाँ मालूम चलेगा कि किस वजह से ये देरी हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये मैडम जो है वो चेक कर रही हैं और अभी भी जो बोर्डिंग पास बन रहे हैं वो यहाँ पर मैनुअल बन रहे हैं। तो कुछ जगह पर ये पासेज जो है वो अब कंप्यूटराइज शुरू हो गए हैं जब से ये बताया गया है कि रिस्टोर हो रहा है सिस्टम, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्योंकि मैनुअली ये कर रहे हैं इस वजह से टाइम लग रहा है। परिवार यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? आप सर कहाँ जा रहे हैं? कोणार्क जा रहे हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1.5 घंटा हो गया। जैसी दुविधा और परेशानी भारत में थी, वैसा ही संकट ब्रिटेन में था। आप नाम लीजिए तो वो सर्विस ठप। अब एयरपोर्ट पे फ्लाइट ठप, लंदन में, यहाँ गैटविक में, स्कॉटलैंड में, मैनचेस्टर में, उधर बर्लिन में, उधर एम्स्टर्डम में, आप नाम लीजिए जगह का, फ्लाइटें बंद। यहाँ ट्रेन, यहाँ पे एक के बाद एक ट्रेन कैंसिल हो गई है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का काम ठप, बैंकों का काम ठप, कई मेडिकल सर्विसेज पर भी असर पड़ गया है। तो ये सब इस पर निर्भर है, जो कि सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किया गया, और ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। बताया जाता है कि उसमें एक अपडेट, सिर्फ एक मात्र अपडेट आया, उसके कारण सब बैठ गया। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यूजर्स को स्क्रीन पर ऐसी नीली स्क्रीन दिखाई दे रही थी। ज्यादातर के सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट और शट डाउन हो रहे थे। ये सब विंडोज यूजर्स के सिस्टम में एक नए एरर के चलते हो रहा था। असल में माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई थी। ये समस्या हालिया क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है।
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन और सर्विसेज को बनाने, डिप्लॉय और मैनेज करने का काम करता है। जिस क्लाउड स्ट्राइक की वजह से दुनिया भर में कोहराम मचा, उसे बनाने वाले में रूस के दिमित्री एल्पोरोविच भी नाम है। आज की तारीख में दिमित्री एल्पोरोविच अमेरिका में बसे हैं। रूस में उन पर प्रतिबंध है। 2019 में क्राउड स्ट्राइक तब सुर्खियों में आया था जब प्रेसिडेंट ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत का टेप रिकॉर्ड का पर्दाफाश हुआ था। इसलिए भी 19 जुलाई की क्राउड स्ट्राइक का साइबर अटैक करेक्शन निकाला जा रहा है। तो साइबर अटैक की थ्योरी सच निकले या नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु बम से नेटो देशों को दहलाने का प्लान बना रहे हैं। रूस में पुतिन के बेहद करीबी नेता ने नेटो देशों को धमकी दी है कि पश्चिमी देश रूस की न्यूक्लियर पावर को कम करके नहीं देखेंगे। रूस नेटो के उन 16 देशों को टारगेट बना सकता है जिन्होंने उसे घेरने का जोखिम उठाया है। प्रेसिडेंट पुतिन के घर पर एयर डिफेंस की तैनाती ने भी पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए परमाणु आइलैंड पर क्यों पहुंचे पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध में एआई अटैक शुरू हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर यूक्रेन ने रूस को दहलाना शुरू किया है। वॉर जोन में फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की एआई आर्मी का जोर दिखाई देने लगा है। एआई पावर्ड हथियारों से रूस की सेना कंफ्यूज हो रही है, कई मोर्चों पर पिट रही है, मगर युद्ध में अब भी रूस का दबदबा दिख रहा है। 20% यूक्रेन पर रूसी झंडा फहरा रहा है, लेकिन युद्ध में यूक्रेन हार नहीं मान रहा। रूस के हर हथियार की काट हासिल कर चुका यूक्रेन अब निर्णायक दौर में पहुंचने का दम भी भर रहा है। जेलेंस्की को नेटो देशों से मिल रहा सपोर्ट भी इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि यूक्रेन के लिए ये समर्थन बड़े खतरे की वजह भी बन गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन नेटो के एक तो नहीं बल्कि 16 देशों पर भड़क गए हैं। रूस 25 जुलाई को इन 16 देशों के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है और इस बार पुतिन के हाथ में एटमी ट्रिगर भी है। रूस का ऐलान, एटमी धमाके से इंतकाम। परमाणु अड्डे पर हाई अलर्ट, 16 टारगेट लॉक हो गए। नेटो की परमाणु पावर छीन लेंगे पुतिन। पच्चीस जुलाई टेंशन हाई, यूरोप में एटम बम एक्टिव। यूक्रेन रूस युद्ध का रुख जितनी तेजी से बदल रहा है, उतनी ही तेज होती जा रही है परमाणु धमाके की आशंका। रूस में घुसकर यूक्रेन के हमले ने पुतिन को भड़का दिया है, लेकिन यूक्रेन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन ने रूस के ठिकाने तबाह करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की फोर्स रूस की सेना पर भारी पड़ रही है। यूक्रेन के फाइटर ड्रोन ने
युद्ध को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये हमला ही देखिए, रुस्तोव सिटी में यूक्रेन के रोबोट अटैक का है, जहां फाइटर ड्रोन ने रूस के इंडस्ट्रियल एरिया को धुआं कर दिया है। यूक्रेन फोर्स ने रूस को झकझोर कर रख दिया है। हाईटेक अटैक से यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेंटर को धुआं कर दिया है। यह हमला रूस के इंडस्ट्रियल सिटी में हुआ है। हमले में फाइटर ड्रोन इस्तेमाल किए गए। काला सागर तट पर मौजूद रुस्तोव सिटी में आधी रात बारूदी सुनामी लाने के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी। आसमानी लड़ाई में रूस की तरफ से हमलावर ड्रोन को मार गिराने के लिए गोलीबारी की गई। डिफेंस सिस्टम से रॉकेट भी दागे गए, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन के हमले रुके नहीं। ड्रोन से दागी मिसाइलों के धमाके के बाद रुस्तोव इंडस्ट्रियल एरिया में नारंगी धुएं का गुबार देखने को मिला, क्योंकि वहां मौजूद पेट्रोलियम प्लांट धधक उठे थे। हमले के बाद रुस्तोव शहर में लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी आई। काफी देर तक शहर में धुएं की चादर छाए रहने से लोगों को कुछ भी देखने में परेशानी हुई। यूक्रेन के ड्रोन पलटवार ने रूसी फोर्स को संभलने का मौका भी नहीं दिया था। हमले के बाद राहत और बचाव के लिए जुटी टीम को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। रूस का सामना इससे भी बड़ी मुसीबत से कुछ ही दिनों में होने वाला है। यूक्रेन को जल्द ही F-16 फाइटर जेट मिलेंगे, जिनके युद्ध के मैदान में उड़ान भरते ही बाजी पलटने के आसार बन जाएंगे। F-16 जंगी जेट के वॉर जोन में आने से पुतिन आर्मी की टेंशन इस कदर बढ़ी है कि रूस ने 16 देशों को एक साथ चेतावनी जारी की है। क्रेमलिन में एक साथ 16 कंट्री से निपटने की रणनीति तैयार हो रही है। इस रणनीति में न्यूक्लियर युद्ध पर पूरा जोर दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन सबसे ज्यादा जिन देशों पर भड़के हुए हैं, पहले उन्हें जानिए। अमेरिका ने रूस को F-16 लड़ाकू विमान दिया है। इसके अलावा अमेरिका के हिमार्स रॉकेट रूस में तबाही मचा रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल दी है। एक छोटी सी चिंगारी उठी और ब्रिटेन का शहर लीड्स जल उठा। गुस्साई भीड़ ने बसें फूंक दी, पुलिस वैन को पलट दिया। सड़कों पर इतनी आगजनी हुई कि पूरा शहर मिलिट्री छावनी में तब्दील कर दिया गया। लीड्स में अब सन्नाटा है, लेकिन लोग पुलिस प्रशासन से सख्त नाराज हैं। सवाल है कि लीड्स रात भर क्यों जलता रहा। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए लीड्स में जलजले की हर डिटेल। लंदन से सिर्फ 197 किलोमीटर दूर इंजीनियरिंग, फ्लैग्स फैक्ट्री और शॉपिंग के लिए विख्यात शहर लीड्स जल रहा है। आलम यह है कि आक्रोशित भीड़ सब कुछ भस्म कर देने पर आमादा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हाल के वर्षों में ब्रिटेन में ऐसा गुस्सा कभी नहीं भड़का। लीड्स में जलजला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग पुलिस की कार पर हमला कर रहे हैं। भीड़ पुलिस वैन को पलटते दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। एक वीडियो में शख्स बस को आग लगाता दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। लीड्स में लोगों ने कचरे की मदद से बस में आग लगा दी। आग तेजी से फैले, इसके लिए लोगों ने बस में ज्वलनशील पदार्थ डाला। प्रदर्शनकारियों ने लाइटर की मदद से गाड़ियों में आग लगा दी। दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक बड़े फ्रिज को लाकर सड़क पर लगाई गई आग में झोंक रहे हैं। लीड्स में दंगों का मुख्य केंद्र वहां का हेयर हिल्स इलाका है। पुलिस की वैन पर पत्थरों से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स तक फेंके जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की वैन को पलट दिया। प्रदर्शन में शामिल बच्चों ने भी पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। लोगों ने शहर की मुख्य सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी आग लगा दी, जिससे हाईवे को बंद करना पड़ा। रात भर लोगों ने शहर की मुख्य सड़क पर आगजनी की। हिंसा के वीडियो वायरल होने के बाद इसमें आसपास के लोग भी शामिल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक लीड्स के हेयर हिल्स इलाके की लग्जर
स्ट्रीट पर गुरुवार शाम 5 बजे लोगों की भीड़ जुटना शुरू हुई। इसके कुछ ही देर बाद भीड़ उग्र हो गई। इस भीड़ में बच्चे भी शामिल थे। पुलिस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर से निगरानी रख रही है। ब्रिटेन की गृह मंत्री यवेट कूपर ने बताया, इस हिंसा से स्तब्ध हूँ। इस मामले पर स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इस तरह की हिंसा के लिए ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है। मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। अब वो सवाल कि आखिर क्यों जल रहा है लीड्स में साजिश की आग और दंगा, या आम लोगों का आक्रोश सड़क पर आग बनकर बरस रहा है। ब्रिटेन के लीड्स शहर में बीती रात जमकर दंगा हुआ, जिसके बाद आगजनी और हिंसा की तस्वीरें सामने आई। बड़ी संख्या में लोग शहर के बीचों बीच इकट्ठा हुए और उत्पात मचाया। इन लोगों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया गया। हरे हिल्स क्षेत्र में दंगाई मास्क पहने घूम रहे थे। पूरा विवाद एक परिवार से 4 बच्चों को अलग करने से शुरू हुआ। एक चाइल्ड केयर एजेंसी की ओर से बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर चाइल्ड केयर होम में रख दिया गया। इनमें से एक बच्चे को कुछ दिन पहले चोट लगने के कारण इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। चोट भाई बहनों में से किसी एक के कारण लगी थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि अस्पताल के अधिकारियों ने मामले की सूचना सामाजिक सेवाओं को दी और बच्चों को परिवार से दूर ले जाया गया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इलाके के कुछ लोगों ने एजेंसी के इस कदम का विरोध किया। आनन फानन में सड़कों पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और फिर पुलिस और एजेंसी की गाड़ी में आग लगा दी और पथराव शुरू कर दिया। हालांकि इस हमले में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हिंसा रोकने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात किए गए हैं। लोगों को हिंसा वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। द गार्जियन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हरी हिल्स इलाके के लक्सर स्ट्रीट में चाइल्ड केयर सरकारी एजेंसी के कुछ लोगों द्वारा बच्चों को अपने संरक्षण में लिए जाने के बाद यह उपद्रव शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी नहीं चाहते थे कि चाइल्ड केयर एजेंसी बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर चाइल्ड केयर होम में रखे। ये लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। लीड्स में जलजला। हालांकि यूरोपीय देशों में माता पिता को उनके बच्चों से अलग कर देना कोई नई बात नहीं है। यहाँ ऐसी सैकड़ों कहानियां मिल जाएगी। ताजा मामला इंग्लैंड का है, जिसने इतना तूल पकड़ लिया है। इंग्लैंड में भी बच्चों के पालन पोषण को लेकर कानून है। यूरोपीय देशों में बच्चों के पालन पोषण को लेकर सख्त नियम है। चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी काफी एक्टिव रहती है। अगर किसी घर परिवार में बच्चे की ठीक से देखरेख नहीं होती है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम पहुंच जाती है। बच्चों की भलाई के लिए तो यह सब आदर्श स्थिति है, मगर हकीकत कुछ और है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। इंग्लैंड के कानून के मुताबिक प्रशासन बच्चों को विशेष परिस्थितियों में माँ बाप से अलग कर सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि परिजनों की देखरेख में किसी बच्चे की परवरिश सही तरीके से नहीं हो पा रही है तो उन्हें चाइल्ड केयर होम में रखा जाता है। यॉर्कशायर पुलिस ने आग से वाहनों को हुए नुकसान समेत सभी अपराधों की पूरी जांच करने का वादा किया है। पुलिस ने कहा, हम साफ करना चाहते हैं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को मैनेज करने के लिए क्षेत्र में ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया गया है। कुछ सड़कें भी बंद की जा रही हैं और लोगों को फिलहाल इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लीड्स में जलजला। ब्रिटेन के कानून में माँ बाप की जिम्मेदारी कानून द्वारा जो तय है उसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है। माँ बाप की जिम्मेदारी का अर्थ है कि उनके पास अपने बच्चों के पालन पोषण से संबंधित कानूनी अधिकार और कर्तव्य। लेकिन ब्रिटेन में बच्चों के पालन पोषण को लेकर एक डर्टी गेम भी खेला जाता है। यूरोप के देशों में चाइल्ड केयर के नाम पर मोटी रकम दी जाती है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा केस होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। अप्रवासी ऐसे मामलों का शिकार बनते हैं। दूसरे देशों से काम के लिए आकर रह रहे लोग अपने परिवार संस्कार के तहत बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उनके तौर तरीके और यूरोपीय देशों के कानून में काफी फर्क होता है। मसलन बच्चे को माँ बाप के साथ बिस्तर पर सोना या बच्चे को हाथ से खाना खिलाना यूरोपीय नियमों के तहत अपराध है। प्यार से माँ की दी हुई ढोल उनके लिए बच्चों की पिटाई का केस बन जाता है। तो नियम कानून के चक्कर में लीड्स जल रहा है। इन नियमों पर भी इंग्लैंड में सियासत गरमा गई है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कुछ भी ऐसा ठोस नहीं कहा जा रहा है कि ऐसी आगजनी और दंगा रोकने के लिए किसी तरह के कदम उठाए जाएंगे या नहीं। एक तरफ गाजा में इजरायली सेना सीरियल हवाई हमले करने में जुटी है, तो वहीं लेबनान पर अब टैंकों से भीषण हमले शुरू हो गए हैं।
पीएम नेतन्याहू ने साफ आदेश दे दिए हैं कि जिस तरह से हमास का सफाया हो रहा है, ठीक उसी तरह से हिजबुल्लाह का सफाया कर दो। लेकिन यहां पर दिक्कत यह हो रही है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को एंटी टैंक मिसाइलों से तबाह करना शुरू कर दिया है। إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يكن استهداف. टैंकों का बना देंगे कब्रिस्तान, हिजबुल का इजराइल को चैलेंज। पिछले 24 घंटे से सैकड़ों इजरायली टैंक तेजी से लेबनान बॉर्डर को घेरने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में टैंक शामिल किए गए हैं। खबर तो ये भी है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जमीन पर बड़ी तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को खुला चैलेंज दिया है कि अगर लेबनान पर टैंकों से हमला हुआ तो एक भी इजरायली टैंक नहीं बचेगा। मिडल ईस्ट की मीडिया में यहाँ तक दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के मरकावा टैंक उड़ा दिया है। الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. टैंकों के उड़ाए चीथड़े, लेबनान में इजराइल की हार। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक दक्षिणी लेबनानी सीमा के पास एक इजरायली टैंक और कई सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके लड़ाकों के अलग अलग दस्तों ने हदाब यारिन साइट पर एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में रबी सेट अल आलम साइट पर भी हमला किया, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने बोरकन मिसाइलों से बिरकिट रीशा साइट को निशाना बनाया, जिसमें इजरायली इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह के एक कमांडर ने दावा किया है कि दक्षिण पूर्व में इजराइल के फिलौन बेस पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल के इस बेस में आईडीएफ की 210वीं डिवीजन का मुख्यालय और भंडारण सुविधाएं थी, जो तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके ड्रोन हमलों में कई इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या हिजबुल्लाह नहीं बता पाया है। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا. गाजा युद्ध के साथ साथ इजराइल ने लेबनान युद्ध में भी अपनी बढ़त बनाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 9 महीने में इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनान के अंदर 6000 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालांकि उत्तरी इजराइल की तरफ से इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह भयानक हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम अभी रॉकेट हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन इधर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट हमलों को लेकर ऐसा दावा किया है जो वाकई में इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को हिजबुल्लाह की रॉकेट ब्रिगेड ने उत्तरी इजराइल पर भयानक रॉकेट हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 4 चरणों में लंबी दूरी के 100 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे हैं।
जिसकी वजह से इजराइल के किरियत शमोना इलाके में भारी तबाही हुई है। हिजबुल्लाह ने हमले की 4 लहरों के जरिए रॉकेट दागे थे। शुरू में 40 रॉकेट दागे और फिर 60 रॉकेट और दाग दिए, जिसकी वजह से इजराइल का आयरन डोम नाकाम हो गया है और हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने भारी तबाही मचाई। दावा किया गया है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के जबरदस्त पलटवार के बावजूद लगता है इजराइल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया कर देगा। 9 महीने की जंग में पीएम नेतन्याहू को अपने कमांडरों से जो जंग की रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक इजराइल को कम से कम इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ जंग अगले कुछ महीने तक करनी पड़ सकती है। इसलिए इस वक्त इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन का सफाया करने में जुटी है, तो वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके और टॉप कमांडरों को मारने में लगी हुई है। इजरायली सेना ने 3 जुलाई को भी हिजबुल्लाह के एक ऐसे टॉप कमांडर को मार डाला है, जिसके बाद से हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल में इजरायली सेना पर अंधाधुंध कत्यूशा रॉकेट से हमले करने में जुटा है। आप पहले ये जान लीजिए, इजराइल ने 3 जुलाई को दक्षिणी लेबनान में कहां हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर मारा गया है। पश्चिमी और मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के होश इलाके के टायर इलाके में हमला किया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर इजरायली सेना ने अपने ड्रोन में लगी मिसाइलों से सटीक हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मौके पर ही मारा गया। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अड्डे पर टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मीटिंग कर रहे थे। ठीक उसी वक्त इजराइल के ड्रोन ने उन पर सीधा मिसाइल हमला किया, जिसमें वो मारा गया। अभी ये नहीं पता चला है कि टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर के साथ और कौन-कौन लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा युद्ध में भी हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में कई बार इजराइल की तरफ वार किए हैं। हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इजराइल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पहले ही इजराइल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल से कैसे और कहां बदला लिया। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने इजराइल से बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने अपनी कमांडर की मौत के बाद सीधे हमला करने के आदेश दिए हैं। लगभग 10 दिन में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 300 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट लंबी दूरी तक इजराइल के अंदर मार कर रहे हैं। उत्तरी इजराइल में जहां भी इजरायली सेना के अड्डे थे, वहां सभी जगहों पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से हमले किए हैं। इन हालात को देखकर हिजबुल्लाह अब समझ चुका है कि अगर इजराइल पर भयंकर पलटवार नहीं किया तो इजराइल सेना पूरे लेबनान को रौंद डालेगी। गाजा युद्ध के बाद अब लेबनान युद्ध भीषण तरीके से शुरू हो चुका है। पिछले 9 महीने में इजराइल हिजबुल्लाह के अड्डों और लेबनान के बेहद अंदर इजरायली सेना ने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इजराइल के फाइटर जेट से सैकड़ों बम गिराए गए हैं। इजरायली ड्रोन और मिसाइलों से हिजबुल्लाह के कई कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। आंकड़ों के साथ हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले में सबसे ताज़ा खबरें क्या हैं, जरा ये भी जान लीजिए। लेबनान की लड़ाई में 100 से ज्यादा नागरिक और 300 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। रॉयटर्स टेली के अनुसार लेबनानी सीमावर्ती शहरों में भयानक विनाश शुरू हो चुका है।